कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से महल के अंदर एक प्रिंस को देखते हैं जिसे अपनी दौलत और खूबसूरती पर काफी घमंड था और वो हमेशा दूसरे लोगों को नीच नजरों से देखा करता था। यह प्रिंस इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ था कि वो अपने महल के अंदर सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को अंदर आने की इजाजत देता था। और एक रात जब प्रिंस पार्टी के दौरान महल के अंदर खूबसूरत लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है, तभी बाहर तेज तूफान आ जाता है। अब उस तूफान में होने वाली बारिश से बचने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत इस महल के अंदर आ जाती है और वो बूढ़ी औरत शहजादे को एक गुलाब का फूल देती है। लेकिन प्रिंस उस बूढ़ी औरत के बदसूरत चेहरे को देखते हुए उस गुलाब के फूल को जमीन पर गिरा देता है और उस गरीब बूढ़ी औरत के चेहरे का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। वो बूढ़ी औरत प्रिंस को काफी समझाने लगती है कि खूबसूरती कभी भी इंसान के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके दिल में होती है। लेकिन प्रिंस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और लोगों के सामने उस बूढ़ी औरत को बुरा भला कहने लगता है। यह देखकर वो बूढ़ी औरत समझ जाती है कि प्रिंस के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए वो बूढ़ी औरत अचानक अपना रूप बदल लेती है और एक खूबसूरत लेडी में बदल जाती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर प्रिंस के पास आई ताकि वह प्रिंस के दिल के बारे में जान सके। और वह समझ गई कि प्रिंस के दिल में गरीब लोगों के लिए प्यार बिल्कुल भी नहीं है। अब जाकर प्रिंस की अक्ल ठिकाने आ जाती है और वो घुटनों पर आकर उस जादूगरनी से कहता है कि मुझे माफ कर दो। लेकिन अब जादूगरनी प्रिंस को कहाँ माफ करने वाली थी, क्योंकि कुछ देर पहले जब जादूगरनी ने प्रिंस से रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये गुलाब का फूल एक्सेप्ट कर लीजिए, तब प्रिंस ने जादूगरनी के चेहरे का मजाक उड़ाते हुए उसके फूल को ठुकरा दिया था। इसीलिए अब वो जादूगरनी गुस्से में आकर अपने जादू से प्रिंस को जानवर यानी बीस्ट बना देती है। साथ ही प्रिंस को जितने भी लोग जानते थे वो जादूगरनी उन लोगों के दिमाग से प्रिंस को भुला देती है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि उस जादूगरनी ने प्रिंस को जो फूल दी थी वह कोई आम फूल नहीं था बल्कि वह एक जादुई फूल था और उस फूल को एक्सेप्ट न करने पर जादूगरनी ने प्रिंस को श्राप दे दिया जिससे वह एक जानवर में बदल गया। और यह श्राप तभी खत्म होगा जब प्रिंस को उस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी से प्यार हो जाए और वह भी प्रिंस से प्यार करे। लेकिन उस फूल के आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर किसी ने प्रिंस से प्यार नहीं किया तो प्रिंस हमेशा के लिए इसी रूप में रह जाएगा और वह दोबारा कभी इंसान नहीं बन पाएगा। अब काफी साल गुजर जाते हैं लेकिन उस महल में कोई भी अपना कदम नहीं रखता क्योंकि उस जादूगरनी ने लोगों के दिमाग से प्रिंस और महल को भुला दिया था। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है उस महल के पास वाले गांव पर, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेल है। बेल को किताबें पढ़ना काफी पसंद है और आज भी वह एक नया किताब खरीदने के लिए जा रही है। बेल के फादर एक डिजाइनर हैं और वह अपनी बेटी बेल से काफी ज्यादा प्यार करता है। इसी गांव में गैस्टोन नाम का लड़का भी रहता है। गैस्टोन बेल को काफी पसंद करता है और वह बेल से शादी करना चाहता है, लेकिन बेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि गैस्टोन एक धोखेबाज इंसान था और वह अक्सर गैस्टोन को इग्नोर कर देती। लेकिन गैस्टोन भी बेल का पीछा नहीं छोड़ता और वह किसी भी हाल में बेल से शादी करना चाहता है। एक दिन बेल का फादर किसी काम से जंगल के रास्ते शहर जा रहा होता है। जंगल के बीच में पहुंचने के बाद वह रास्ता भटक जाता है। तब सामने उसे एक दूसरा रास्ता दिखाई देता है। बेल का फादर सोचता है कि यह रास्ता शायद शॉर्टकट हो, इसलिए वह इस रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद तभी उसे जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बेल के पिता जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे पता चलता है कि जंगल के कुछ खतरनाक भेड़िए उसके पीछे पड़ गए हैं। यह देखते हुए बेल के फादर अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से घोड़ा गाड़ी को भगाने लगते हैं और भागते भागते वह एक महल के बाहर पहुंच जाता है। यह महल कोई और नहीं बल्कि वही महल है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बेल का फादर इतने बड़े महल को देखकर हैरान रह जाता है और जब वो महल के अंदर आता है तो वो देखता है कि इस महल के अंदर कोई भी नहीं रहता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि महल के अंदर कोई भी न रहते हुए महल के अंदर गरमाइश के लिए आग जल रही होती है। ये देखकर बेल के पिता को कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तभी उसकी नजर खाने के टेबल पर पड़ती है जहाँ खाना ऐसे सजाया गया था कि जैसे कोई शहजादा उसे खाने आने वाला हो। अब बेल के पिता को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे खाने के टेबल पर बैठ जाता है और बड़े ही मजे से खाना खाने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ देर बाद उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका होश उड़ने वाला था। और जब बेल का पिता मजे से खाना खा रहा होता है तभी अचानक टेबल पर रखा कप बेल के पिता के करीब आता है और हैरान करने वाली बात यह थी कि वह बेल के पिता से बातें करने लगता है। ये देखकर बेल के पिता बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि वह कप आखिर कैसे बोल रहा था।
दरअसल यहाँ पर जितनी भी चीजें पड़ी हुई थी वो पहले कभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन जादूगरनी के श्राप की वजह से ये सभी के सभी चीजों में बदल गए। वही हम बेल के पिता को देखते हैं जो महल से बाहर आ गया होता है और तभी वो गार्डन में कई सारे सफेद गुलाब के फूल देख लेता है। बेल के फादर सोचते हैं कि मेरी बेटी ने फूल मंगवाया था, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप एक फूल को तोड़ लेते हैं और जैसे ही बेल के पिता फूल तोड़ते हैं तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। बीस्ट बेल के पिता पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि बेल के पिता ने उसके गार्डन से गुलाब चुराने की कोशिश की, इसलिए बीस्ट गुलाब का फूल चुराने के जुर्म में बेल के पिता को कैद कर लेता है। लेकिन बेल के फादर का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और वह घोड़ा भागते भागते सीधा अपने घर आता है। बेल जब देखती है कि घोड़ा सिर्फ अकेला ही आया है और उसके फादर तो नहीं आए, ये देखकर वो फौरन समझ जाती है कि उसके फादर किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। इसीलिए बेल अपने फादर को ढूंढने के लिए उस घोड़े पर बैठ जाती है, जिसके बाद वह घोड़ा बेल को जंगल के रास्ते ले जाते हुए उसी महल में ले आता है जहाँ बेल के पिता कैद में है। बेल जब महल के अंदर जाती है तब वह चारों तरफ अपनी नजर घुमाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। बेल वहाँ पर काफी आवाजें भी लगाती है कि यहाँ पर कोई है, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। बेल भी परेशान हो जाती है कि आखिर इतना बड़ा महल खाली कैसे पड़ा है। अब जैसे ही बेल आगे बढ़ती है तभी उसके कानों में लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल ये वही घड़ी और कैंडल स्टैंड बातें कर रहे थे। अब जब बेल उस घड़ी और कैंडल स्टैंड के करीब आती है तभी ऊपर से बेल को अपने पिता की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह फौरन ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है जहाँ उसे अपना फादर एक कोठरी के अंदर बंधा हुआ दिखाई देता है। बेल के फादर उसे जल्दी जल्दी में बताते हैं कि यह सारा महल जिंदा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वह बीस्ट तुम्हें देख ले। बेल पूछती है कि कौन सा बीस्ट, जिस पर बेल के फादर बताते हैं कि वह बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ से सिर्फ एक फूल तोड़ा था, जिसकी सजा के तौर पर उस बीस्ट ने मुझे यहाँ उम्र भर कैद में डाल दिया। बेल के पिता बेल से कहते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वह तुम्हें भी पकड़ लेगा। अब इससे पहले कि बेल वहाँ से निकल पाती तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर बेल काफी घबरा जाती है क्योंकि वह बीस्ट बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन बेल अपने डर पर काबू रखते हुए बीस्ट को ऐसा दिखाती है कि जैसे वह बीस्ट से बिल्कुल भी नहीं डर रही। बेल कहती है कि मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बीस्ट बेल को अपने फादर से मिलने से मना कर देता है। तब बेल बीस्ट से कहती है कि तुम कितने जालिम इंसान हो जो एक गुलाब का फूल तोड़ने की वजह से तुमने मेरे फादर को उम्र भर की कैद की सजा सुना दी। मेरे फादर ने सिर्फ एक फूल ही तो तोड़ा है और ऐसा करने के लिए मैंने ही उनसे कहा था, इसलिए तुम्हें मुझे कैद करना चाहिए। लेकिन बीस्ट बेल की बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलने के लिए कुछ देर तक दरवाजा खोल रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अपने फादर से आखिरी बार जो भी कहना है कह दो, क्योंकि अगर यह दरवाजा एक बार खुल गया और बंद हो गया तो दोबारा कभी भी नहीं खुलेगा। यह कहते ही बीस्ट सेल का दरवाजा खोल देता है। बेल जल्दी से अंदर जाकर अपने फादर को गले लगाती है और बड़ी ही चालाकी से अपने फादर को बाहर धक्का दे देती है, जिसके बाद वो खुद उस सेल का दरवाजा अपने पीछे बंद कर देती है। अब बीस्ट ने जैसे कहा था कि एक बार अगर ये दरवाजा खुल गया और फिर बंद हो गया तो दोबारा कभी नहीं खुलेगा, इसलिए अब वो बीस्ट बेल के फादर को अंदर नहीं डाल सकता था। बेल के फादर कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब बेल अपने फादर से कहती है कि तुम्हारा बाहर रहना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बेल का फादर वहाँ से जाने लगता है और अपनी बेटी से कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हें छुड़ाने के लिए मदद लेकर आऊंगा। और अब बेल यहाँ पर कैद हो जाती है। लेकिन जैसे ही बीस्ट वहाँ से जाता है तभी एक घड़ी और एक कैंडल दोनों बेल के पास आते हैं। दरअसल यह कभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन जादूगरनी के श्राप की वजह से अब यह दोनों घड़ी और कैंडल में चेंज हो चुके थे। अच्छी बात यह थी कि यह इंसान के जैसा ही सब कुछ कर सकते हैं, जैसे चलना, बोलना, हंसना या फिर इंसान की तरह कोई भी काम करना। वो घड़ी और कैंडल स्टैंड दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और बेल से बातें करने लगते हैं। ये सब देखकर बेल घबरा जाती है और बेल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह सब क्या हो रहा है। यहाँ कैंडल स्टैंड बेल से कहता है कि घबराओ मत और हमारे पीछे आओ। बेल अब किसी तरह हिम्मत जुटाकर उनके पीछे जाती है और वो दोनों बेल को एक लग्जूरियस रूम के अंदर ले आते हैं और बेल से कहते हैं कि तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन जब इस बात की खबर बीस्ट को लगती है तब उसे काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वह घड़ी और कैंडल स्टैंड को काफी डांटने लगता है। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि शायद यही लड़की है जो हमें उस श्राप से आजाद करवाएगी, इसलिए वो कैंडल स्टैंड और घड़ी बीस्ट से कहते हैं कि तुम्हें उस लड़की के करीब जाकर उसे इम्प्रेस करना चाहिए। वो बीस्ट से कहते हैं कि जाओ और इस लड़की से बातें करो, उसे खाने के लिए इन्वाइट करो और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लो। ये सब सुनकर बीस्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो? मैं इतना गिर चुका हूँ कि अब मैं
एक चोर की बेटी को खाने के लिए इनवाइट करूं और उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। बीस्ट कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन जब सारे लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें इस लड़की को खाने पर इनवाइट करना होगा, तब वह मान जाता है, क्योंकि इस महल के अंदर जितने भी लोग कैंडल, चेयर, घड़ी और चीजें बने हैं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीस्ट है। क्योंकि अगर वह उस दिन उस बूढ़ी औरत से वह फूल खुशी खुशी ले लेता तो आज इन लोगों की हालत इस तरह नहीं होती। अब यहाँ बीस्ट बेल के रूम का दरवाजा खटखटाकर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन इसे तुम कोई रिक्वेस्ट मत समझना। ये सुनकर बेल उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो? तुमने पहले मेरे फादर को बंदी बनाया, फिर मुझे कैद कर लिया और अब मेरे साथ खाना खाने के लिए पूछ रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर बीस्ट गुस्से से दरवाजे पर जोर जोर से पीट कर बोलने लगता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम मेरे साथ खाना खाकर ही रहोगी। लेकिन बेल कहती है कि मैं भूखी ही क्यों न मर जाऊं, पर मैं तुम्हारे साथ खाना कभी नहीं खाऊंगी। यह सुनकर बीस्ट का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी होगी, अब मैं तुम्हें भूखा ही मारूंगा। वह कहता है कि इसे कोई भी खाना मत दो और इसे भूख से मरने दो। यह कहकर बीस्ट वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ घड़ी, कैंडल और बाकी चीजें काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनका श्राप से आजाद होने का मौका जाया हो चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बीस्ट उसी गुलाब के फूल के पास जाता है जिसकी आखिरी पंखुड़ी गिरने के बाद महल के अंदर मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। यहाँ बीस्ट देखता है कि इस फूल की बहुत सारी पंखुड़ियां टूटकर नीचे गिर गई हैं। ये देखकर बीस्ट बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि इस फूल से पहले ही कई सारी पंखुड़ियां गिर चुकी होती हैं और अब बस कुछ ही पंखुड़ियां रह गई होती हैं। ये वही जादूगरनी का दिया हुआ मैजिकल फूल होता है जिसकी आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर किसी लड़की को बीस्ट से प्यार नहीं हुआ तो बीस्ट के साथ साथ वो श्रापित लोग जो इस वक्त गाड़ी, टेबल, अलमारी और कैंडल स्टैंड में बदले हैं, ये लोग हमेशा के लिए मिट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल का फादर वापस अपने गांव आ चुका है। वो सभी लोगों से कहने लगते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। जंगल के पास एक महल है जहां पर एक बीस्ट रहता है और उसी बीस्ट ने मेरी बेटी को कैद करके रखा है। ये सब सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग बेल के पिता पर हंसने लगते हैं और उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन गैस्टन, जो कि बेल से शादी करना चाहता था, इसीलिए वो बेल के फादर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए। जिसके बाद गैस्टन और उसका एक साथी बेल के फादर के साथ जंगल के रास्ते से होते हुए बेल के पास जाने लगते हैं। अब रात के अंधेरे में बेल का फादर जिस रास्ते से महल तक पहुंचा था, वो रास्ता अब बेल का फादर भूल चुका होता है और उसे वो रास्ता नहीं मिल रहा होता। ये देखकर गैस्टन को काफी गुस्सा आता है और वो बेल के फादर से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ कोई भी बीस्ट नहीं रहता, तुमने फिजूल में मेरा टाइम जाया किया। साथ ही साथ गैस्टन बेल के फादर से यह भी कह देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बेल के फादर उससे कहते हैं कि मेरे जिंदा रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस बात पर गैस्टन को काफी गुस्सा आता है और वो बेल के फादर को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो बेल के पिता को एक पेड़ के साथ बांध देता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है ताकि भेड़िए इसे मार दें, क्योंकि यह भेड़ियों का इलाका था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और अगली सुबह हम देखते हैं कि बेल के पिता के पास एक लेडी आती है जिसका नाम अगता था। अगता को गांव से निकाल दिया गया था। यहाँ अगता जब बेल के फादर को बंधा हुआ पाती है तब वो बेल के फादर को छुड़ाकर उसकी जान बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम महल में बेल को देखते हैं जिसके पास चाय का कप मिलने आता है और बेल से कहता है कि बीस्ट कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो दिल का बहुत ही अच्छा है। इसके बाद वो सभी चीजें बेल को अपने साथ एक दूसरे रूम में ले जाते हैं जहाँ वो बेल को खाना खिलाते हैं। यहाँ बीस्ट आकर जब ये सारी चीजें देखता है तो वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब जब बेल वापस अपने रूम में सोने के लिए आती है तब उसे पास में ही एक दूसरा रूम दिखाई देता है, जिसे देखकर बेल बिना कुछ सोचे समझे उस रूम के अंदर चली जाती है और यह वही रूम होता है जिसके अंदर वो मैजिकल फूल रखा गया था। बेल उस फूल के करीब जाती है और जैसे ही उस फूल को छूने वाली होती है तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है और वो बेल को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या करने वाली थी। अगर इस फूल को कुछ हो जाता तो हम सबकी जान चली जाती। बीस्ट गुस्से में आकर उससे कहता है कि चली जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बीस्ट के जोर से चिल्लाने की वजह से बेल रोते हुए महल को छोड़कर जाने लगती है। इस दौरान महल की श्रापित चीजें बेल को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन बेल कहती है कि अब मैं इस महल में एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगी और वो घोड़े पर बैठकर जंगल के रास्ते जाने लगती है। बेल को जाता देखकर महल के अंदर मौजूद श्रापित चीजें काफी मायूस हो जाती हैं, क्योंकि बेल इन्हें छोड़कर चली गई और ये श्रापित चीजें समझ जाते हैं
कि अब हम हमेशा के लिए इसी हालत में रहेंगे। यहाँ बेल जैसे ही जंगल में कुछ दूर आगे आती है तभी वहाँ कुछ भेड़िए उसे घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो भेड़िए बेल को कोई नुकसान पहुंचा पाते तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और वो उन भेड़ियों से लड़ने लगता है। काफी देर तक उन भेड़ियों से लड़ने के बाद आखिरकार बीस्ट उन सभी भेड़ियों को वहाँ से भगा देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। बेल अभी घोड़े पर बैठकर वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि बीस्ट ज्यादा जख्मी होने की वजह से जमीन पर गिर गया है। अब क्योंकि बीस्ट ने बेल की जान बचाई थी इसीलिए अब बेल वहां से जाने की बजाय बीस्ट के पास आ जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें खुद ही उठना होगा। अब बीस्ट काफी मुश्किल से हिम्मत करके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद बेल उसे घोड़े पर बैठाकर वापस महल की तरफ ले आती है। अब बेल एक बार फिर से वापस उसी महल में आ चुकी थी। महल में मौजूद सभी श्रापित चीजें बेल को दोबारा से देखकर काफी खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो सभी चाहते थे कि बेल यहीं हमारे साथ रहे और बेल और बीस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाए, जिसकी वजह से श्राप का असर खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले की तरह वापस नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ वो चीजें बेल को अपनी पूरी स्टोरी बता देते हैं कि उस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने के बाद हम सभी मारे जाएंगे, लेकिन ये चीजें बेल को पूरी बात नहीं बताते कि उस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें बेल को पूरी सच्चाई बता देते तो बेल समझ जाती कि ये लोग मुझे जबरदस्ती बीस्ट के प्यार में धकेलना चाह रहे हैं। और ये सब पता चलने के बाद बेल को बीस्ट से असली वाला प्यार कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि बेल बीस्ट के पास जाती है और वह बीस्ट के जख्मों पर मरहम पट्टी करने लगती है। साथ ही वो बीस्ट के जख्मों पर मरहम लगाते हुए बीस्ट को कुछ शेर सुनाती है, क्योंकि बेल को शेर और शायरी और बुक्स पढ़ने में काफी इंटरेस्ट था। लेकिन जब बेल शेर पढ़ती है तब बीस्ट उस शेर के आगे का हिस्सा खुद कंप्लीट कर देता है। यह देखकर बेल काफी हैरान हो जाती है और बीस्ट से पूछती है कि क्या तुम भी पोएट्री पढ़ते रहते हो? तब बीस्ट कहता है कि मैं लव स्टोरी, प्यार, मोहब्बत, इन सब के बारे में पोएट्री नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने बहुत तालीम हासिल की है। ये सुनकर बेल समझ जाती है कि बीस्ट काफी पढ़ा लिखा है, इसीलिए वो हर एक पोएट्री के बारे में जानता है। बीस्ट की ये बातें सुनकर बेल कहती है कि मुझे तो प्यार मोहब्बत की बातें और कहानियां काफी पसंद हैं, जिस पर बीस्ट कहता है कि वो तो तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि तुम्हें किताबें पढ़ना कितना पसंद है, लेकिन अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो तो कुछ अच्छा पढ़ो। इसके बाद बीस्ट बेल को अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है, जो कि काफी बड़ी थी। वहां पर काफी सारे बुक्स थे। बेल इतने सारे बुक्स को देखकर एकदम शॉक रह जाती है और काफी खुश भी हो जाती है, क्योंकि गांव में पढ़ने के लिए उसे कोई भी बुक नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ तो किताबों की अलमारियां भरी पड़ी हैं। यहाँ बीस्ट बेल से कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो, और अगर तुम्हें मेरी बुक्स की लाइब्रेरी पसंद आई है तो आज से ये लाइब्रेरी तुम्हारी। ये सुनकर बेल काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वक्त के साथ इन दोनों की दोस्ती गहरी होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और एक साथ खाना खाने लगते हैं। अब इन दोनों को एक साथ रहना काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ बीस्ट बेल को खुश रखने के लिए गाना गाकर सुनाता है, जिसे सुनकर बेल को काफी अच्छा लगता है। यहाँ घर की श्रापित चीजें इन दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश होते हैं और समझ जाते हैं कि यह दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। एक दिन कैंडल स्टैंड बीस्ट से कहने लगता है कि तुम्हें अब बेल से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद करने लगी है। लेकिन बीस्ट कहता है कि वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि मैं एक जानवर हूँ। लेकिन कैंडल स्टैंड बीस्ट से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक बार ट्राई तो करो। यहाँ बीस्ट के सारे साथी यानी वो सारी चीजें बीस्ट से बेल को आई लव यू बोलने के लिए बार बार कहते हैं। जब बीस्ट बेल से अपने प्यार का इजहार करने के लिए रेडी हो जाता है तब ये श्रापित चीजें पहले बीस्ट को तैयार करते हैं और बीस्ट से एक सुंदर प्रिंस बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग बेल को भी एक रानी की तरह तैयार कर लेते हैं। बेल को डांस करना काफी पसंद था, इसीलिए वो दोनों डांस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल के फादर वापस अपने गांव में आ चुके थे। वो सभी को बताते हैं कि गैस्टन ने मुझे जंगल में बांध कर छोड़ दिया था ताकि जंगल के खूंखार भेड़िए आकर मुझे खा लें, लेकिन गैस्टन ये सब मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि यह बूढ़ा झूठ कह रहा है। यहाँ बेल के फादर के साथ अगता भी होती है, जिसने बेल के फादर की जान बचाई थी, और यहाँ अगता भी बेल के फादर के हक में गवाही देते हुए लोगों को सारी सच्चाई बता देती है कि गैस्टन ने बेल के फादर को जंगल में बांधकर उसे भेड़ियों का खाना बनने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन गैस्टन अपने किए से बिल्कुल मुकर जाता है और कहने लगता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है। साथ ही वो कहता है कि अगता की गवाही कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इसे तो पहले से ही गांव से निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर गैस्टन का साथी भी झूठ बोल देता है और कहता है कि गैस्टन जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। अब एक बंदे की गवाही को सुनते हुए सभी गाँव वाले गैस्टन की बातों पर यकीन कर लेते हैं और सभी लोग यह समझने लगते हैं कि बेल के फादर की दिमागी हालत बिगड़ चुकी है और उसके ऊपर कोई शैतानी साया है, इसीलिए
वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अब यहाँ गांव के लोगों को लगता है कि अगर यूं ही बेल के फादर को खुला आजाद छोड़ दिया गया तो वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए ये सभी बेल के फादर को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम महल में बीस्ट और बेल को देखते हैं, जहां ये दोनों डांस कर रहे होते हैं और बीस्ट काफी साल बाद डांस कर रहा था। यहाँ बीस्ट बेल से कहता है कि मैं इन फीलिंग्स को काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस एहसास को जैसे भूल ही गया था। बेल कहती है कि मुझे भी डांस करना काफी पसंद है और मुझे मेरे फादर ने डांस करना सिखाया। ये सुनकर बीस्ट बेल से पूछने लगता है कि क्या तुम अपने फादर को मिस करती हो? तब बेल कहती है हाँ, मुझे अपने फादर की बहुत याद आ रही है। ये सुनकर बीस्ट को बेल पर तरस आता है और वो बेल को एक आईना दिखाते हुए कहता है कि इस आईने की मदद से तुम हर उस इंसान को देख सकते हो जिसे तुम देखना चाहती हो। बेल उस आईने को लेकर जब अपने फादर को याद करती है तब उसे आईने में अपना फादर दिखाई देता है और वो देखती है कि गांव वालों ने उसके फादर को बंदी बनाया हुआ है। यह देखकर बेल काफी परेशान हो जाती है, जिस पर बीस्ट कहता है कि तुम्हें अपने फादर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे फादर को तुम्हारी जरूरत है। साथ ही बीस्ट बेल को वो जादुई आईना भी देता है और कहता है कि जब तुम्हें मेरी याद आए तब तुम मेरी इस बदसूरत शक्ल को इस आईने में देख लेना। जिसके बाद बेल अपने फादर को बचाने के लिए फौरन वहाँ से चल देती है और अब बेल के जाने के बाद बीस्ट महल में अकेला रह गया था। बीस्ट बेल को काफी मिस करने लगा था, क्योंकि अब उसे बेल से प्यार हो गया था और अब क्योंकि बीस्ट ने खुद ही बेल को आजाद कर दिया था, इसीलिए जो श्राप जादूगरनी ने इन्हें दिया था वो अब कभी भी खत्म नहीं होगा। इस बात को लेकर बीस्ट और उसके बाकी के साथी काफी उदास हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेल अपने गांव पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसके फादर को गांव वालों ने बंदी बनाया हुआ है। बेल सभी को बताती है कि मेरे फादर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। वो सभी को बताने लगती है कि जंगल में एक महल है जहां पर एक बीस्ट रहता है, लेकिन गांव वाले बेल की भी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब जब गांव वाले बेल की बात पर यकीन नहीं कर रहे होते तब बेल उस जादुई आईने में सभी लोगों को बीस्ट दिखाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं। बेल इन सभी लोगों से कहती है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बीस्ट बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि वो बीस्ट दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब गैस्टन बेल को जब उस बीस्ट की इतनी ज्यादा तारीफ करते हुए सुनता है तो वो समझ जाता है कि बेल अब बीस्ट से प्यार करने लगी है और इस वजह से गैस्टन जेलस फील करता है। इसीलिए वो सभी गांव वालों को भड़काने की कोशिश करता है कि उस बीस्ट ने बेल पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिस वजह से वो भी अपने फादर की तरह बातें करने लगी है। इसके बाद गैस्टन गांव वालों से कहता है कि बेल पर ब्लैक मैजिक होने की वजह से वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए बेल को भी उसके फादर के साथ बांध दो। जिसके बाद गांव के लोग बेल को उसके फादर के साथ बांध देते हैं। यहाँ गैस्टन गांव के सभी लोगों को उकसाता है कि हम सभी को मिलकर उस महल में जाना चाहिए और उस बीस्ट को जान से मार डालेंगे। अगर वो नहीं मरा तो वो हमारे गांव आकर हम सभी को मार डालेगा। यहाँ गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और पूरा गांव बीस्ट को मारने के लिए महल की तरफ चल पड़ता है। दरअसल गैस्टन बीस्ट को मारने के लिए गांव वालों को इसलिए उकसाता है क्योंकि वह बीस्ट को मारकर उसके महल पर कब्जा करना चाहता था और खुद को उस महल का प्रिंस बनाना चाहता था। यहाँ हम देखते हैं कि बेल भी किसी तरह करके खुद को छुड़ा लेती है और वह भी महल की तरफ निकल पड़ती है। वहीं गांव के लोग बीस्ट को मारने के लिए महल तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही यह लोग महल के अंदर दाखिल होते हैं तब बीस्ट के सारे साथी यानी गाड़ी, कैंडल स्टैंड और बाकी चीजें इन लोगों पर हमला कर देते हैं। गांव के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि उनके आंखों के सामने कोई इंसान नहीं बल्कि बेजान चीजें थीं। वहीं पर हम गैस्टन को देखते हैं जो कि बीस्ट के पास पहुंच जाता है, लेकिन बीस्ट काफी उदास होता है क्योंकि बेल के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था और वो बेल को काफी मिस कर रहा था। गैस्टन बीस्ट से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? तुम्हारी ये सोच गलत है, क्योंकि बेल ही तुम्हें खत्म करने के लिए हम सभी गांव वालों को यहाँ भेजा है। ये सुनकर बीस्ट काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और तभी गैस्टन बीस्ट को शूट कर देता है, जिससे बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरने से पहले बीस्ट टेरेस की एक लकड़ी को पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि गैस्टन बीस्ट को मारने के लिए दूसरी गोली चला पाता, तभी वहां पर बेल आ जाती है और बेल गैस्टन का हाथ पकड़ लेती है ताकि वो बीस्ट को गोली ना मार सके। लेकिन इस हाथापाई में गैस्टन का पांव फिसल जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से बंदूक भी छूटकर नीचे गिर जाती है। अब बीस्ट भी ऊपर आने की कोशिश करता है और तभी बेल उसे आवाज देती है। बेल बीस्ट से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। बेल की यह बातें सुनकर बीस्ट
बीस्ट काफी खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि गैस्टन ने मुझसे झूठ कहा था। बेल ने मुझे मारने के लिए गांव वालों को यहाँ नहीं भेजा था। अब बेल को देखकर बीस्ट के अंदर एक हिम्मत आ जाती है और वो गैस्टन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो गैस्टन के पास जाकर उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसे महल की ऊंची दीवार से नीचे फेंकने वाला होता है। तब गैस्टन बीस्ट से काफी रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो और मुझे छोड़ दो। बीस्ट जो अब एक अच्छे दिल का मालिक बन गया होता है, इसीलिए वो गैस्टन पर रहम खाकर उसे छोड़ देता है और उससे कहता है कि चले जाओ यहाँ से। गैस्टन दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बीस्ट बेल के पास आ जाता है। अब मौके का फायदा उठाकर गैस्टन पीछे की तरफ से बीस्ट पर 2 गोलियां चला देता है, जिससे बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गैस्टन जिस जगह पर खड़ा हुआ था वो जगह टूट जाती है और गैस्टन भी नीचे गिर जाता है। अब काफी ऊंची जगह से गिरने की वजह से गैस्टन की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ बेल दौड़ते हुए बीस्ट के पास आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बीस्ट की हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब वो काफी इंजर्ड हो चुका था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। तब बेल बीस्ट से कहने लगती है कि अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन बीस्ट कहता है कि अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है। ये सुनकर बेल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि उस गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ी भी नीचे गिर जाती है। जैसे ही पंखुड़ी नीचे गिरती है, बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है और पैलेस के अंदर जो चीजें थीं अब वो सभी की सभी बेजान हो जाती हैं। बीस्ट को मरता हुआ देखकर बेल को काफी दुख होता है और वो रोने लगती है। यहाँ बेल बीस्ट से अपने प्यार का इजहार कर देती है और वो बीस्ट से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर बेल बीस्ट को किस कर लेती है और तभी वहाँ पर अगता भी आ जाती है। अगता वो लेडी है जिसे गांव से निकाल दिया गया था। और यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि हमें पता चलता है कि अगता कोई आम लेडी नहीं बल्कि वही जादूगरनी है जिसने बीस्ट को श्राप दिया था। यहाँ वो देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वो लड़की भी अब बीस्ट से प्यार करती है, यानी कि अब वो श्राप खत्म हो चुका था। और तभी हम देखते हैं कि बीस्ट के चारों तरफ रोशनी चमकने लगती है, जिससे बीस्ट अब एक खूबसूरत प्रिंस में बदल जाता है। ये देखकर बेल काफी खुश हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। वहीं महल के अंदर जितनी भी श्रापित चीजें थीं अब वो सभी इंसान बनना शुरू हो जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। सभी लोग काफी खुश होते हैं। बेल और बीस्ट सभी लोगों के बीच में डांस कर रहे होते हैं और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।